नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र की राजनीति में जुबानी जंग चल रही है और ये जुबानी जंग शुरू हुई नारायण राणे की गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि गिरफ्तारी कराई थी महाराष्ट्र की सरकार ने और किस तरह से एक बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तार कराया गया केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को। हालांकि कुछ ही घंटे में उनकी जमानत हो गई, लेकिन अब प्रेस वार्ता करके नारायण राणे ने जो मुद्दे उठाए हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और वो मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत बन सकते हैं। आपको बताएं, नारायण राणे ने प्रेस वार्ता करके बाकायदा ये आरोप लगाया कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है उसमें जांच ठीक से नहीं हुई। एक मंत्री उसमें फंस सकता है, जिसके लिए मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए सजा दिलाने के लिए कोर्ट में जाऊंगा। अब वो किस मंत्री की बात कर रहे हैं? पहले तो उन्होंने खुलकर टीवी डिबेट्स में कई बार बैठकर नाम लिया है बेबी पेंगुइन, लेकिन उन्होंने अब प्रेस वार्ता जो की है उसमें गोलमोल बातें की और सीधा एक कहा कि एक मंत्री इनका फंस रहा है और मैं उसको सजा दिलाने के लिए आगे तक जाऊंगा, कोर्ट जाना पड़ेगा तो जाऊंगा। ये बता रहा है कि जरूर शिवसेना का कोई बड़े लेवल का कोई नेता है जो मंत्री है, जिसकी संलिप्तता के कुछ सबूत तो नारायण राणे के हाथ हैं, क्योंकि वो इस तरह से खुलेआम प्रेस वार्ता में बोल रहे हैं। और इसी तरह वो जब सुशांत की मौत हुई थी उस समय टीवी डिबेट्स में खुलकर बोलते थे कि मेरे पास सबूत हैं, सीबीआई मुझसे बात करे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पर महाराष्ट्र की पुलिस है, इस पुलिस ने जिस तरह से मुझे गिरफ्तार किया वो केवल डराने के लिए था, मेरी जबान बंद करना चाहते थे, लेकिन इसमें मैं डरने वाला नहीं हूं। और जो शिवसेना के गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया, मेरे जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पे और मेरे घर के पास घेराव किया, उन्होंने कहा कि उनकी तो पुलिस तलाश कर रही है और पुलिस ने खातिर अच्छी की है। यहीं आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि संजय राउत इस शिवसेना को समाप्ति का एक दिन वो कारण बनेंगे, क्योंकि ऊल जलूल बयान देने के लिए संजय राउत जब बयान देता है तो उन्होंने कहा कि संजय राउत जो है शिवसेना को खत्म करने का कारण बनेंगे। और इसके बाद संजय राउत ने भी पलटवार करते हुए नारायण राणे को बांग्लादेशी से तुलना कर दी और कहा कि ये तो बीजेपी में बांग्लादेशी घुसपैठी की तरह है। जैसे बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं और भारत में माहौल खराब करते हैं, इस तरह से बीजेपी में हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं और ये जो रिश्ते हैं नारायण राणे के कारण खराब हो रहे हैं। ये संजय राउत का अब बयान इस तरह से लेकर आया जिसमें दो बातें कम से कम उन्होंने स्वीकार की है कि बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे देश में हैं, जिनकी वजह से माहौल खराब है। दूसरी बात, वो जो कह रहे हैं कि नारायण राणे इसी तरह से बीजेपी और हमारे बीच के रिश्ते खराब कर रहे हैं, तो भाई संजय राउत जी, रिश्ता तो खराब उसी दिन हो गया जिस दिन आपने वादा खिलाफी की और मुख्यमंत्री पद लेने के लिए आपने विरोधी दलों से समझौता कर दिया। उसके बाद बयानबाजी आपने जो दी है, चाहे उद्धव ठाकरे का बयान योगी आदित्यनाथ के बारे में था, वो भी एक बहुत तल्ख टिप्पणी थी, विवादित टिप्पणी थी और दंडनीय टिप्पणी थी। ये बात अलग है कि अभी तक जो अपने योगी आदित्यनाथ हैं जो कि सख्त एक्शन लेते हैं और तत्काल एक्शन लेते हैं, उन्होंने आपकी टिप्पणी पर गौर नहीं करी उद्धव ठाकरे की। वहीं संजय राउत भी किस किस तरह के बयान करते रहे, ये सबने सुना है कि किस तरह की तल्ख टिप्पणियां वो मोदी जी को लेकर करते हैं, कभी अमित शाह को लेकर करते हैं, कभी वो कहते हैं सीबीआई से हमें डराया धमकाया जा रहा है और सीबीआई ईडी हमारा कुछ नहीं कर सकती, ये सरकार तो 25 साल चलेगी। इस तरह की बयानबाजी संजय राउत देते रहते हैं। अभी फिलहाल में उन्होंने ये कहा कि जो नारायण राणे केस में शिवसैनिक फरार चल रहे हैं वो मुझसे मिलने आए थे और उनके बारे में हम उनकी जो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि जिन शिवसैनिकों ने हिंसा की उसमें आप देखेंगे कि कुछ लोग आ रहे हैं, वो मिल रहे हैं, आदित्य ठाकरे से मिलते हैं, वो फोटोशूट होती है और उसमें से कुछ लोगों को प्रमोट कर दिया जाता है, कोई ना कोई पद शिवसेना में दे दिया जाता है। इसी तरह संजय राउत खुलेआम कह रहे हैं कि वो शिवसैनिक जो इस हिंसा में वांछित हैं मेरे से मिलने आए थे, मैं उनके एंटीसिपेटरी बेल की बात कर रहा हूं।
सवाल यह है, क्या ये संजय राउत, आदित्य ठाकरे उन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं जिन्होंने हिंसा में भाग लिया, पथराव किया, हमला किया, जिन पर आरोप गंभीर लगे हैं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तरफ से, और आप खुलकर कह रहे हो कि साहब वो हमारे पास मिलने आए थे। तो मैं कानून का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन क्या अपराधी का संरक्षण करना यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? तो कहीं ना कहीं संजय राउत का यह बड़बोलापन ही है कि वो इस तरह की बातें भी बोल गए कि कुछ लोग मिलने आए थे जब पत्रकारों ने उनसे पूछा। तो एक तरह से मैं कहूं कि इस हिंसा को बढ़ावा देना यह है शिवसेना की तरफ से कि यदि मान लीजिए कोई गलत काम करके आ रहा है, कोई पथराव करके आया बीजेपी कार्यालय पे, नारायण राणे के ऊपर हमला करके आए और आपने आते ही उनको पदाधिकारी बना दिया, प्रमोट कर दिया, तो इसका मतलब तो आप शाबाशी दे रहे हो कि बेटा अगली बार फिर ऐसा ही काम करके आओ। होना तो ये चाहिए कि आप अच्छे नागरिक हैं, आप सांसद हैं और एक मंत्री हैं आदित्य ठाकरे। दोनों लोगों को अगर कोई हिंसा में वांछित लोग थे और जैसे ही इनके पास आए थे, इनको पुलिस बुला के कहना चाहिए था कि ये भाई आपके पास रजिस्टर्ड केस है, उसमें ये वांछित है, लो जी इनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है करिए। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार में, चाहे वो आदित्य ठाकरे मंत्री हो, चाहे वो अनिल परब हो, इन लोगों का जो व्यवहार हम देख रहे हैं, उस व्यवहार से ऐसा झलक रहा है कि कोई महाराष्ट्र के अंदर अपराधी हो, कोई दोषी हो, पुलिस का वांछित हो, उसको ये संरक्षण कर दे रहे हैं। अब संरक्षण दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति का भी जिसने नारायण राणे के खिलाफ हिंसा की, बीजेपी कार्यालय पे हमला किया, जगह जगह प्रदर्शन किए और झगड़े होने के, माहौल होने के, खराब शांत हुए। आप कह रहे हो साहब बीजेपी की, जो बीजेपी और हमारे रिश्ते हैं नारायण राणे की वजह से खराब है। नारायण राणे की वजह से खराब नहीं है। क्या जरूरत थी? एक तरफ आपका शासन है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की पुलिस में आपको क्या भरोसा नहीं है? आपने एफआईआर दर्ज की, आपका अधिकारी अनिल परब के जो मंत्री हैं उनके कहने से तत्काल कार्रवाई करते हैं, घर में जाकर केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी कर रहे हैं, और उसके बावजूद आप पूरे प्रदेश में कह रहे हो हम तो प्रदर्शन करेंगे। जगह जगह कई जिलों में शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया। किसके खिलाफ? अपनी पुलिस के खिलाफ कर रहे हो या नारायण राणे के खिलाफ कर रहे हो? और अगर नारायण राणे के खिलाफ कर रहे हो तो नारायण राणे के खिलाफ तो कानून कार्रवाई कर रहा था और की, गिरफ्तारी की, कोर्ट में केस गया। ये बात अलग है कि निचली कोर्ट से जेल हुई और हाई कोर्ट ने जमानत दी, यानी कानून की प्रक्रिया को नारायण राणे ने तो फॉलो किया। और शिव सैनिकों ने क्या किया? सरकार अपनी, पुलिस अपनी, प्रशासन अपना, और उसके बावजूद वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पथराव कर रहे हैं, वो हिंसा पे उतार हुए हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। क्यों भाई? किसके लिए? आपको कानून पे भरोसा नहीं है, आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं है? क्या गुंडागर्दी पे भरोसा है? क्या आप पथराव करोगे तो ही व्यक्ति डरेगा? आप गाली गलौज करोगे तो ही डरा सकते हो? ये गुंडागर्दी की श्रेणी में आता है कि आप ही की सरकार है और आप ही माहौल खराब कर रहे हो। कुल मिलाकर जो दिख रहा है, इसमें यह दिख रहा है कि संजय राउत के बारे में नारायण राणे ने जो टिप्पणी की है कि संजय राउत के कारण एक दिन शिवसेना खत्म होगी, ये पहली टिप्पणी नहीं है। ये अनेक टिप्पणीकारों की, अनेक राजनीतिक विश्लेषकों की ये भावना है और टीवी डिबेट्स में कई राजनीतिक विश्लेषकों ने ये बातें बोली हैं कि संजय राउत की वजह से बीजेपी के रिश्तों में खटास आई है। जिस समय सरकार बनाने की बात महाराष्ट्र में चल रही थी, चुनाव के बाद सीटें जीत कर आए थे, ये बैठकर शायद मुद्दा सुलझ जाता और आज सरकार वहां बीजेपी की होती, मिली जुली होती, बीजेपी और शिवसेना की। लेकिन इसमें अगर कहीं बीच में कोई रोड़ा बना तो वो संजय राउत थे, क्योंकि संजय राउत जिद्दी किस्म के आदमी हैं और अपनी जिद पे अड़ते हैं और बयान हमेशा ऐसा करेंगे जो दूसरे को पिंच करेगा। तो रिश्ते खराब किसके कारण हुए वो बीजेपी वालों से पूछोगे ना तो पता चलेगा कि उसमें ज्यादातर टिप्पणियां उद्धव ठाकरे की थी या संजय राउत की थी। हमने देखा सबने कि उद्धव ठाकरे के तो बयान आते ही नहीं थे। जो बोलेंगे संजय राउत बोलेंगे, जो करेंगे संजय राउत करेंगे। पूरी एक्टिविटी संजय राउत की थी इस सरकार बनाने को लेकर। और पहला कदम शिवसेना ने अपनी आत्महत्या की तरफ उस दिन बढ़ा दिया था जिस दिन कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाने का निर्णय किया, क्योंकि शिवसेना की स्थापना
कांग्रेस के विरोध के कारण पैदा हुई थी, क्योंकि कांग्रेस के जो कारनामे थे, उनके जो विचारधारा थी, वो हमेशा बाला साहब ठाकरे जी को कभी पसंद नहीं थी। और उनके बयान आज भी हैं सोशल मीडिया पे, किस तरह से उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर टिप्पणी की थी, और आपने उसी के साथ समझौता कर दिया। यानी पहली कुल्हाड़ी तो उसी दिन मार दी। फिर एनसीपी, जिससे विरोध करके आप लड़के जीत के आए हो, उसके साथ भी आपने समझौता कर दिया। वहां के नेता शरद पवार क्या कभी चाहेंगे कि उनके अलावा शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर पनप जाए? नहीं चाहेंगे। तो आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी उस दिन मार दी थी, और इसका पूरा ठीकरा यदि जाता है तो वो संजय राउत के सिर जाता है, क्योंकि संजय राउत अगर इसमें बीच में नहीं आते तो मेरा मानना भी यह है कि यह सरकार इस तरह से नहीं बनती जैसे अब बनी हुई है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते और शायद उद्धव ठाकरे उप मुख्यमंत्री होते या कोई और मंत्री होते, लेकिन सरकार बीजेपी शिवसेना की अलायंस की मिलकर चल रही होती। आज जो हिंदुत्व के मुद्दे को पीछे छोड़कर शिवसेना में जितनी बाकी चीजें चल रही हैं, उसका विरोध हो रहा है। सवाल उठ रहा है पदाधिकारियों को लेकर भी कि आपने बात तो करते हो मी मराठी वाली, मराठी मानुष वाली, और मराठी मानुष नारायण राणे हैं, उनके ऊपर जो हमलावर है, हमला करने के लिए गया था, वो दोषी है, उसको आपने पद दे दिया। इसको भी लेकर सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी हुई है कि एक मराठी मानुष जो कि जमीन से जुड़ा हुआ पूर्व शिव सैनिक है और आज की डेट में केंद्रीय मंत्री है और बीजेपी का हिंदुत्ववादी चेहरा नेता है, उसके ऊपर हमला करने वाले को आपने प्रमोट करके बड़ा पद दिया है। ये आपकी किस तरह की रणनीति है? और इसीलिए नारायण राणे ने यह कहा कि शिवसेना कुछ दिन में समाप्त होने वाली है। तो बयानबाजी जारी है, और अब जिस तरह से नारायण राणे ने चुनौती दी है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा 40 साल के चिट्ठे खोलूंगा। यानी बहुत बड़ा पिटारा अगले आने वाले दिनों में नारायण राणे खोलने वाले हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हो सकता है अगले कुछ दिनों में यह सरकार भी गिर जाए। वंदे मातरम।